तो इसके बाद मैं माननीय सोनम वांगचुक जी को निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने सांकेतिक क्लाइमेट 5 दिनों का क्लाइमेट पास से लद्दाख के एनवायरमेंटल कंसर्न को 6 शेड्यूल को लेकर पूरे दुनिया में इसको उजागर करा। तो मैं माननीय सोनम वांगचुक जी से निवेदन करना चाहूंगा, लद्दाख के एनवायरमेंट और 6 शेड्यूल को लेकर सोनम वांगचुक जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। सोनम वांगचुक नहीं, मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। आज यहाँ इस मंच पर उपसन सेवांग जी के नेतृत्व में आए कारगिल और लेह के सभी नेतागण और यहाँ दिल्ली में रहने वाले छात्र छात्राएं और हवाई जहाज सेवा न मिलने के कारण फंसे हुए कितने ही बड़े बूढ़े लद्दाख से यहाँ हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जूले नमस्कार और सलाम। यूं तो मैं अपना जो भी संदेश था बहुत बार दे चुका हूँ, पहाड़ों की ऊंचाइयों से दे चुका हूँ। मेरी उम्मीद थी कि उन पहाड़ों के बुलंदियों से हमारी आवाज दिल्ली तक और सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मगर लगता है शायद नहीं पहुंची, क्योंकि इसीलिए कोई न्योता नहीं आया है हमारे नेतागण को वार्तालाप के लिए भी, कि हम वार्तालाप से फैसला करें कि क्या लद्दाख में होना चाहिए। इस डायलॉग के लिए, इस वार्तालाप के लिए भी अभी तक कोई न्योता नहीं आया। तो फिर मैंने ये ठीक समझा कि चाहे पहाड़ ही थे मगर बहुत दूर थे, तो शायद दिल्ली में पास जाके अगर दें, पार्लियामेंट से कुछ मीटर पर आके आवाज दें, तो शायद वो सुनाई दे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार, जिन्होंने लद्दाख का ध्यान रखते हुए लद्दाख को इतनी पुरानी लगभग असंभव मांग, जो कि यूनियन टेरिटरी देने की बात थी, वो दी है, तो वो आनाकानी, वो कंजूसी नहीं करेंगे। उसके साथ जो आता है संरक्षण की बात, उसे देने में बढ़ गई है। तो इन्हीं दो बातों पर मैं कुछ आपके सामने संदेश रखना चाहता हूँ। आपका कर्तव्य है, सिर्फ लद्दाख के 2-4 लोगों का नहीं, उनकी बारी आ जाई है, उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है गांव से बिना पानी के। कल को आपका पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होगा। कहा जाता है कि इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जो कि दुनिया की 4थी आबादी है, और पूरा उत्तर भारत सीधे या इनडायरेक्टली इन पे निर्भर करता है। तो इन्हें बचाए रखना, इन्हें संजोए रखना आप सबका भी कर्तव्य है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। और इसमें हम एक तरफ सरकार से संरक्षण की मांग कर रहे हैं, नीति परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि लद्दाख जैसे संवेदनशील पहाड़ों को और वहां के लोगों को, उनके संस्कृति को, क्योंकि ये संस्कृति हजारों सालों में पनपा है इन पहाड़ों के साथ, तो यहाँ के लोग जैसी जीवन शैली व्यतीत करते हैं वो इस प्रकृति के संतुलन के साथ बहता है। तो ऐसे संस्कृति को बचाए रखना सिर्फ लद्दाख के लोगों का फर्ज नहीं है, दायित्व नहीं है, भारत का और दुनिया का दायित्व है। वैसे भी आज जो भारत में जनजातीय लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में,
नदियों के किनारे, उनसे बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया को लेनी होगी। अगर हम आज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो वो बंबई और दिल्ली के इन हालात से कुछ दुनिया को सिखाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर दुनिया भारत से सीखे तो वो सीखे जो यहाँ की मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं, वो आज पर्वतों में, जंगलों में, आदिवासी जनजातीय लोगों में अभी भी निहित है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी संपदा है, जो कि दुनिया भर के लिए एक सीख हो सकती है। कैसे सादगी भरे जीवन में लोग खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। ये संतुष्टि का ज्ञान आज दुनिया को जरूरत है, और उसके लिए दुनिया, विश्व पूरा भारत की तरफ मुख कर सकता है। इसलिए भी इन पहाड़ों के लोगों का, उनके संस्कृति का, उनके ज्ञान की हमें कद्र करनी चाहिए, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं। तो ये मैं कहना चाहता था पर्यावरण के दृष्टि से। अब दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र की दृष्टि से कहें तो आपको याद होगा 3 साल पहले लद्दाख एक यूटी बना था, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश, और हम सब बहुत खुश हुए थे, क्योंकि हमने ये सोचा था कि जो हमने मांगी थी वही दिया जा रहा है। तो मांगा क्या था लद्दाख ने? मांगा ये था कि पहली बात यूटी विद लेजिस्लेचर, जहां पर यूटी हो, स्वायत्त हो, मगर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एक यूटी हो।